हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज अपना वीडियो शुरू करते हैं जो कि है आईपीसी पे। और आईपीसी का पहला वीडियो है जो कि बात करेगा जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शंस कहाँ दी हुई हैं चैप्टर 4 पे, और कौन कौन से सेक्शंस हम पढ़ेंगे वो हैं सेक्शन 76, 77, 78 और 79। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। चैप्टर 4 जो हमारा है 76 से 106 तक का डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहां पर पर्सन लाइबल नहीं होगा किसी भी तरह की इंजरी या हार्म कॉज करने के लिए, क्योंकि मेंस रिया यहाँ पर एब्सेंट होता है। मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पर आप हार्म कॉज कर सकते हो और आप लाइबल नहीं होंगे। कहते नहीं है कि सात खून माफ टाइप वाला, वैसे ही, बट नॉट एग्जैक्टली सात खून, वो समझाने के लिए बोला था। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप कोई इंजरी कॉज करते हैं किसी को तो आप लाइबल नहीं होंगे, आप लॉ में आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 6 देखते हैं आईपीसी का, जो कि बात करता है कि एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन हैज टू बी रेड सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। ऐसी एक्सेप्शन है जहां पर आपको अपने किए हुए एक्ट के लिए लाइबल नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि आपका ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है या इससे कवर हो रहा है, तो आप लाइबल नहीं होंगे, आपकी कोई भी लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इन सेक्शंस में कोई भी एक्ट करा तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी लॉ में नहीं है किसी को कॉम्पनसेट करने की, एटसेट्रा, या कोई और भी चीज़ें। ठीक है, तो सारे सेक्शंस पे जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है जनरल। तो सेक्शन 6 इस चीज़ को ऑथराइज करता है कि सारे सेक्शंस पर जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होगा। फिर देखते हैं सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट का, बोलता है कि कोर्ट प्रेज्यूम करता है कि जनरल एक्सेप्शन एब्सेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे रहेगा कि प्रूफ करे अगर उसे बेनिफिट लेना है। सपोज बी ने सी का मर्डर कर दिया और बी इस चीज को प्रूफ करने पे लगा हुआ है कि जब उसने मर्डर करा या इन जनरल वो क्या है, अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, तो यहां पर अक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो अनसाउंड माइंड का है। ना प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा, ना कोर्ट इस चीज को प्रेज्यूम करेगा कि जनरल एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो सेक्शन 76 और 79 बेस्ड है किसमें, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट और इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़े हमने देखा था कि जनरल एक्सेप्शन क्या होते हैं, और हमने ये नहीं देखा था कि स्पेशल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो समझ लेते हैं इन शॉर्ट कि स्पेशल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारा सेक्शन 300 है, उसमें हमारे 5 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ सेक्शन 300 में अप्लाई होंगे। ठीक है, और किसी सेक्शन में अप्लाई नहीं होंगे, ना 301 में, ना 302 में, ना कहीं और। ठीक है, लेकिन ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं ये हर सेक्शंस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 76 और 79 दोनों ही बेस्ड हैं किस पे, एक प्रिंसिपल पे, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट और इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका मतलब क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब इग्नोरेंस ऑफ लॉ को अगर एक्सक्यूज कर देंगे तो हर दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि भैया हमने क्राइम करा ही नहीं है, हमको लॉ पता ही नहीं था, हमने मार डाला किसी को और बोल दिया कि हमें लॉ पता ही नहीं था, तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ को भी एक्सक्यूज कर देंगे तो फिर यही सब होगा, है ना। जैसे लॉ को एक्सक्यूज कर दिया जाए तो कोई बोलेगा कि उसको लॉ पता था, कोई नहीं बोलेगा। अभी हुआ है ना पुणे में कार एक्सीडेंट, तो उसने क्या करा, उसने दो लोग के ऊपर चढ़ा दिया और निकल गया आराम से। और ऐसे में उसने क्या लिख दिया कि भैया हमको लॉ नहीं पता था कि यहाँ पे दो लोग को मार नहीं सकते हैं और गाड़ी इतनी तेज नहीं चला सकते हैं पी करके, है ना। तो उसको लॉ नहीं पता था, इसलिए क्या हुआ, उसको एक्सक्यूज कर दिया गया और उसे छोड़ दिया गया, है ना। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा, जस्टिस पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हालांकि वो वैसे भी छूट गया, लग रहा है लिख दिया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 76 क्या बोलता है। ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ये इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। तो 76 बोल रहा है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब क्या कह रहा है कि वो पर्सन बाउंड बाय लॉ है,
मतलब ही इज अंडर अ लीगल कंपल्शन ड्यूटी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। और जब वो उस पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करता है तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका इलस्ट्रेशन ये देखिए, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। अब इस चीज को, इस फ्रेज को याद रखिएगा, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। आगे बताएंगे इसका रेफरेंस, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्यों? क्योंकि भाई उसके सुपीरियर ऑफिसर ने क्या बोला कि आपको फायर करना है, तो उसने फायर कर दिया। तो उस फायर करने से अगर डेथ होती है किसी की तो वो लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है। ठीक है, ये पर्सन जो है ये बाउंड बाय लॉ है क्योंकि इसके सुपीरियर ऑफिसर ने इसे कमांड दी है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज कह रहा है, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अब यहां पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, लेकिन क्या है, उसे लग रहा है कि है ना? वो बिलीव कर रहा है गुड फेथ में कि ही इज बाउंड बाय लॉ। क्लियर? देखो अब ए है, सेकंड इलस्ट्रेशन देखो, ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense। अब A है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि Y को अरेस्ट करके लाना है, वो पूरी इंक्वायरी करता है, गुड फेथ में सारी चीजें करता है, लेकिन Z को Y समझ करके अरेस्ट कर लाता है। तो यहां पर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो सेक्शन 79 देखते हैं। 79 क्या बोल रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ नहीं है यहाँ पे, जस्टिफाइड बाय लॉ है। और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए हर जगह पे बार बार बोल रहा है मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। अब इसका क्या मतलब हुआ? जस्टिफाई का मतलब क्या हुआ? इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं साथ में। देखिए, जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है कि बाउंड नहीं है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मैनर पे एक्ट कर रहा है तो लॉ का प्रोटेक्शन उसे मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं है, कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है, लाइक 76 में हमारे लीगल ड्यूटी थी, और यहाँ पर लीगल जस्टिफिकेशन है। ठीक है, इस सेक्शन के अंडर अगर कोई एक्ट करता है तो लॉ उसे प्रोटेक्ट करेगा। देखिए अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, वैसे ही दो पार्ट पे डिवाइड है, एक में जस्टिफाइड बाय लॉ है और एक में बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, एक में बिलीव कर रहा है, एक में है। 76 में लीगल कंपल्शन है, वर्ड याद रखिएगा, और 79 में लीगल जस्टिफिकेशन है। देखिए अब एग्जांपल देखिए, ए ने देखा, ए को लगा जेड मर्डर कर रहा है। ए गुड फेथ में सारी पावर लगा के जेड को पकड़ता है और पुलिस अथॉरिटीज के पास ले आता है। तब पचल तब पता चलता है कि जेड जो है वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। तो यहाँ पर ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि जस्टिफाइड बाय लॉ है कि अगर किसी का मर्डर हो रहा है तो आप जा करके उसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना? इसमें एक केस है चिरंजीवी वर्सेस स्टेट का। इसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है इन अ मोमेंट ऑफ डिल्यूजन बिलीव करता है कि उसका बच्चा जो है वो टाइगर है और एक से वो अपने बच्चे को मार देता है। ठीक है, जब कोर्ट में ये बात जाती है तो कोर्ट यही कहता है कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि भाई अगर सामने टाइगर है और टाइगर को नहीं मारेगा तो टाइगर उसे मार देगा। क्लियर हुआ? लेकिन सारी चीज़ें गुड फेथ में होनी चाहिए। सेक्शन 52 आपको कंसिडरेशन में रखना है। तो ये था आपका सेक्शन 79, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो अगर 76 और 79 में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा? अंडर 76 देयर इज अ लीगल कंपल्शन और अंडर 79 देयर इज अ लीगल जस्टिफिकेशन, है ना? अब 76 में क्या होता है? क्योंकि 76 में वो जैसे एक्ट करता है, वो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लीगल ड्यूटी है ना, उस पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करने की। और यहां पर 79 में क्या होता है? यहां पर वो जस्टिफाई होता है अपने एक्शंस के लिए। क्लियर हो गया? तो बस इतना सा आपको याद रखना है इन दोनों सेक्शंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको कब नहीं मिलेगा एज अ डिफेंस? तो दो कंडीशन है, व्हेन द एक्ट इटसेल्फ इज इलीगल, मतलब एक्ट अपने आप में ही गलत है। आर वर्सेस प्रिंस का इसमें केस है। इसमें क्या होता है कि एक 16 साल के लड़के को एबडक्ट कर लेता है उसके फादर की कस्टडी से, है ना? और बाद में जब केस चलता है तो कहता है कि हमें लगा कि ये मेजर है। तो कोर्ट बोलता है कि अगर मेजर भी होता तो किडनैप करना इज अ रॉन्ग। ठीक है, तो जब एक्ट खुद में ही इलीगल है तो वहां पर आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। इसमें गुरदेव सिंह का केस है। इसमें क्या होता है
नायब तहसीलदार होता है तो वो अपने तीन सिपाहियों को बोलता है कि पीसफुल गैदरिंग रहती है, उन पे फायर कर दो, तो वो फायर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों सिपाही होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो रिस्पोंडेंट सुपीरियर है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। शुरुआत में आपको 76 के इलस्ट्रेशन ए में पढ़ाया था इन कन्फर्मिटी विद द लॉ, है ना? तो मतलब इंडिया में सिर्फ लीगल ऑर्डर्स मानने हैं, इलीगल ऑर्डर्स मास्टर के नहीं मानने हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? पहला है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट अवेलेबल एज अ वैलिड डिफेंस व्हेन द एक्ट विच इज बीइंग डन इज इन इटसेल्फ एन इलीगल एक्ट। और दूसरा है कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। ठीक है, अ सर्वेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इलीगल ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर। चलिए, सेक्शन 77 और सेक्शन 78 एक साथ पढ़ लेते हैं, कुछ इतना कठिन नहीं है। 77 कह रहा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। ठीक है, जज अगर कोई भी काम कर रहा है व्हाइल एक्सरसाइजिंग हिज राइट एंड जब वो ऑफिस में है और जुडिशियली एक्ट कर रहा है तो वो कुछ भी करेगा तो गुड फेथ में उसे प्रोटेक्शन मिलेगी और वो लाइबल नहीं होगा, और ना ही वो जो कर रहा है उसे ऑफेंस माना जाएगा। और ऐसे ही एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहा है कि वारंट सर्व करना है, समन सर्व करना है, या किसी को पकड़ के लाना है, या कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो उस पर भी कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी और वो चीज़ें ऑफेंस नहीं होंगी। तो होप आपको ये 4 सेक्शंस क्लियर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, और अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करिए।